हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों करते हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्जामों में सेम ही होता है। और हम इस सीरीज़ में 20 प्रश्नों को करते हैं जो कि महत्वपूर्ण होता है या फिर एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है, वैसे प्रश्न हुआ करते हैं। और ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आती है, कभी कभी नहीं हो पाती किसी काम की वजह से, अन्यथा ये रोज़ ही होती है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और नोटिस है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमसे टेलीग्राम लिंक की सहायता से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कार्य होता है यदि डैश है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम सोचते हैं कि जहाँ फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई दिखा बस टिक करके निकल जाएंगे, आप कीजिएगा बल को टिक, बट ये गलत है। क्यों गलत है हम बताते हैं। देखिए 3-4 पॉइंट लिखवाते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। देखिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य एक मिनट, करने की क्षमता होगा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है। एक होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ठीक है। अब आता है, हमसे पूछा गया कार्य होता है, कार्य होता है, होता है यदि क्या होगा, यदि ऊर्जा होगी तभी कार्य कर सकते हैं, अगर ऊर्जा नहीं होगा तो कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है। ठीक है, समझ गए। और एक और चीज़ लिख लीजिए कि त्वरण होता है, त्वरण होता है यदि क्या होगा, बल होगा तभी त्वरण होगा। समझ गए। तो ये 4 पॉइंट लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो था ये इसका था कि कार्य होता है, ऊर्जा होने पर ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। याद रखिएगा, ये फार्मूला तो याद ही है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इससे लोग मार देते हैं, फोर्स देखते हैं, विस्थापन देखते हैं, मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कार्य होता है कब, जब ऊर्जा होगा तभी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग के घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान क्या है। अब देखिए, जैसे कोई रॉकेट होता है, हम रफली डायग्राम बना रहे हैं। जैसे ये रॉकेट है, ठीक। रॉकेट क्या करता है, पीछे से ईंधन का स्मोक निकालता है और बोलता है कि जब इसका एक चीज़ याद रखिए कि रॉकेट का जो गति होता है, इसमें रॉकेट का गति बराबर किसके होता है, गैसों के चाल के अलावा। ठीक है। तो देखिए, इसमें मान लीजिए गैस का चाल है पीछे की तरफ, नीचे पृथ्वी की तरफ लगाती है, यहाँ पे पृथ्वी है, इसका चाल हो गया मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होंगे, थर्ड लॉ न्यूटन का, उसमें क्या है, जो जितना फोर्स लगता है उसके विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगता है, तो इधर भी 20 न्यूटन का फोर्स ही लगेगा। तो रॉकेट का गति जो हो गया, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा चार्ज में लगा दे रहे लैपटॉप को। हाँ, तो सॉरी दोस्तों, देखिए जितना इधर पीछे की तरफ फोर्स लगाया है 20 मीटर पर सेकेंड, उतना ही वेग तो इसका इधर भी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जितना फोर्स पीछे लगा उतना फोर्स आगे। तो रॉकेट का गति क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, और गैस का गति भी 20 मीटर पर सेकेंड है। अब हमसे ये जो होता है, ये nth जो होता है यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम n का मान क्या रखेंगे जो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो इधर 20 है, n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो क्या 400 हो जाएगा, इसलिए n का मान जो होता है यही हमारा 1 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद। अब प्रणोद क्या होता है अभी बताए हैं। जैसे ये रॉकेट है, रफली डायग्राम समझिएगा, ये रॉकेट है, इधर जो पीछे का तरफ जो बल लग रहा है इसी को प्रणोद बोला जाता है, प्रणोद बल, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है, ठीक है। अब देखिए ये बोला गया है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव। अब गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव कहाँ पे होगा? पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण का बल का अभाव होगा नहीं, ये सिर्फ अंतरिक्ष में ही हो सकता है, अंतरिक्ष में ही होगा। अंतरिक्ष में क्या होगा, यहाँ पे अभी मान लीजिए कि पृथ्वी पर है रॉकेट, इसको ऊपर जाने के लिए इस नीचे तो जी का मान भी लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी तो जी का मान ये भी लग रहा है नीचे का तरफ, तो मतलब क्या रॉकेट को अभी ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसे अभी नीचे का तरफ भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, तो अभी इसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अंतरिक्ष में चला गया, अब तो इस पे जी का मान नहीं लग रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में जी बराबर 0, ठीक है, और W बराबर भी 0 होता है, ठीक है। तो देखिए अंतरिक्ष में जी का मान तो 0 होता है, और जी का मान 0 होगा तो क्या अब इसको पीछे की तरफ कोई खींच रहा है? रॉकेट को नहीं खींच रहा। मतलब कि अब ये एक स्थिर बल भी लगा के धीरे धीरे एकदम थोड़ा सा भी बल लगाएगा स्थिर बल, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। तो स्थिर बल लगाएगा फिर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। प्रणोद स्थिर होता है। जब अंतरिक्ष में रॉकेट चला जाता है उसका जो प्रणोद होता है वो स्थिर होता है, एक कांस्टेंट फोर्स भी लगा के वो चल सकता है। पृथ्वी पर जब रहेगा तो उसे 9.8 मीटर तो पीछे का तरफ भी खींच रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा वो स्थिर बल लगा के भी ट्रेवल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? अब संतुलित बल का प्रभाव पूछ रहा है। मान लीजिए कि ये वस्तु है, इधर भी लगा रहा है कोई फोर्स और इधर भी लगा रहा है। मान लीजिए इधर 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इधर 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ये वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों बल समान ही है, तो वस्तु एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। अब मान लीजिए ये वस्तु इधर लगा रहा है 200 न्यूटन का बल और इधर लगा रहा है 300 न्यूटन का बल, ठीक है। जब ये वस्तु क्या होगा, इधर 200 न्यूटन लग रहा है, इधर 300 न्यूटन लग रहा है, तो ये वस्तु जो है इधर चलना मतलब मूव करने लगेगा इधर का तरफ, क्योंकि इधर बल ज़्यादा लगा रहा है और इधर कम लगा, तो वस्तु इधर का तरफ मूव करने लगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए कि जब संतुलित बल, ये हो गया असंतुलित का उदाहरण, असंतुलित, और ये हो गया संतुलित। तो संतुलित बल में क्या होता है, देखिए अब 200 न्यूटन इधर भी लगा रहा है, 200 इधर भी लगा रहा है, तो वस्तु क्या न इधर जाएगी न इधर जाएगी, बीच में ही रुकी रहेगी। अब मान लीजिए 200 का जगह 400 लगा दिया, ये भी 400 लगा दिया, 400 की जगह 800 लगा दिया, ये भी 800 लगा दिया, संतुलित बल है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई पेन ही रख देते हैं, मान लीजिए पेन है, इधर अगर अभी मान लीजिए थोड़ा थोड़ा न्यूटन का लग रहा था, जैसे 200 न्यूटन का लग रहा था, 200 न्यूटन, अब ये 400 800 1000 न्यूटन का इधर लगेगा, 1000 न्यूटन का इधर लगेगा, तो क्या होगा, ये पेन एक ऐसा आएगा पॉइंट जहाँ पे ये पेन टूट जाएगा, तो इसका आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है, जैसे लोहा वहा तो नहीं उसको कर सकते, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि लोहा ही है, यहाँ पे इधर 1000 का न्यूटन का बल लगा दिया, इधर 1000 न्यूटन का बल, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ लोहा भी टूटने लगेगा, ठीक है, टूटने लगेगा। तो संतुलित बल में क्या होता है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तित हो जाती है, मतलब वस्तु का जो आकृति था वो परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब अगर असंतुलित बल रहेगी, इधर 200 इधर 300, तो क्या होगा, वस्तु इधर मूव करने लगेगा, इसमें परिवर्तन, आकृति में तो परिवर्तन नहीं आएगा, बस मूव करने लगेगा, इधर की ओर वस्तु चल पड़ेगी, लेकिन इसमें आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? अब एक चीज़ याद रखिए कि जो रेफ्रिजरेटर, एक मिनट इसको साइड में लिखते हैं, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, या फिर इसको कंप्रेसर बोल लीजिए, या ठंडा गर्म करने वाला चीज़ जो होता है, ठंडा उत्पन्न कर, गर्म नहीं ठंडा उत्पन्न
उत्पन्न करने वाला मशीन, ठंडा उत्पन्न करने वाला मशीन जो होता है वह किस पे काम करता है? वाष्पीकरण या प्रसार पर। प्रसार को ही फैलाव बोलते हैं, ठीक है, प्रसार पर। ये सब ठीक है, समझ गए? तो देखिए हमसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? फ्रिज क्या है? फ्रिज तो ठंडा करता है, कोई भी मान लीजिए उसमें कोई सामान रखते तो ठंडा करता है, तो हम वही लिखेंगे ठंडा उत्पन्न करने वाला जो भी मशीन होगा वह किस पर काम करता है? वाष्पीकरण या प्रसार पर। प्रसार को ही फैलाव कहते हैं, तो फैलाव पर काम करता है, ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत पर प्रयोग करता है। अभी बताएं कि वाष्पीकरण पर कौन कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसको फ्रिज भी बोलते हैं, समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए जो तार का प्रतिरोध होता है वह तापमान के समानुपाती होता है। तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई के भी समानुपाती होता है, लेकिन चालक का जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट होगा, यह फाट लिख दिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विकर्मानुपाती होता है, यानी विलोमानुपाती होता है, समझ गए? व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गए? तो देखिए जो चालक का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, वो ताप का तो समानुपाती होता है और चालक तार की लंबाई का भी समानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का विकर्मानुपाती होता है, ठीक है, तो ये काट होगा। चलिए ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वे मेटल डिटेक्टर जिन्हें होकर हवाई अड्डा पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? अब देखते होंगे कि हवाई अड्डा या फिर रेलवे स्टेशन पर भी जाते होंगे तो मेटल डिटेक्टर से आपका लगेज वगैरह को चेक किया जाता है और देखते हैं कि टी टी का आवाज़ आते रहता है, तो वह किस चीज़ के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें जो होता है उसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फेराडे का नियम ने, ठीक है। तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है और ये सिद्धांत किसने दिया था? फेराडे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वह किया था लेविस ई वाटरमैन ने। कौन किया था? लेविस ई वाटरमैन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? अब जो देखते होंगे बारिश का मौसम में बिजली गिरती है वह प्रति सेकंड कितनी बार गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। सोच भी नहीं सकते कि 100 बार, एक सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है। तो देखते होंगे कि मंदिर पर देखते होंगे कि ऐसे करके लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं कि भोले बाबा का त्रिशूल है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसको बोलते हैं तड़ित चालक। क्या बोलते हैं? तड़ित चालक बोलते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है? यह बिजली गिरने से बचाता है, ठीक है। और ये जो बना होता है ये किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, तांबा का बना होता है, ठीक है, समझ गए? तांबा का बना होता है। औसतन कितनी बार बिजली गिरती है धरती पर? तो एक सेकंड में प्रति सेकंड 100 बार गिरती है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको जो ऊपर में लगाया जाता है त्रिशूल टाइप का, तो वो तड़ित चालक उसको बोला जाता है और यह बिजली गिरने से बताता है। बिजली इस पर गिरेगा डायरेक्ट, ये कनेक्टेड होता है अर्थ से, पृथ्वी से कनेक्टेड हो। देखिएगा कि जब भी ऊपर में त्रिशूल लगाया जाता है तो इसका जो कनेक्शन कहीं ना कहीं उसको अर्थ से कर दिया जाता है ताकि बिजली इस पर गिरे और इसका जितना भी आयन हो डायरेक्ट अर्थेड हो जाए, समझ गए? और ये बनाया जाता है कॉपर का, और नुकीली चीज़ ही बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को
के रूप में जाना जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे सोडियम का ही जानते होंगे कि सोडियम का 1123 होता है, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन संख्या ये होता है प्रोटॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, और जेड से करते हैं द्रव्यमान। इसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है नीचे वाला ये होता है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या के बराबर ही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो द्रव्यमान संख्या होती है एक पहले न्यूट्रॉन की संख्या देख लेते हैं। पहले न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए। तो यहाँ से न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या तो हम लोग देखे नहीं, द्रव्यमान संख्या जो होता है, एक मिनट, द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं ऊपर वाला को, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या प्रोटॉन की संख्या, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, समझ गए, समझ गए। अब ये जो द्रव्यमान संख्या है वह इसको और इसको, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या को और प्रोटॉन की संख्या को मिला के द्रव्यमान संख्या बनता है। इसको ऐसे बोलिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को मिला के द्रव्यमान संख्या बनता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक बना रहता है। अब देखिए होता है निर्बद्धता, क्या होता है, निर्बद्धता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंस। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्वनि निर्बद्धता और एक होता है प्रकाश निर्बद्धता, ठीक है। ये होता है 1/10 सेकेंड, मतलब 1 पॉइंट नहीं, ये होता है 0.1 सेकेंड, और ये भी होता है 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन कितने देर तक होती है, तो ध्वनि का हमसे पूछा है तो 1/10, प्रकाश का भी यही सेम ही होता है, तो 1/10, बस इसको जीरो का ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेट की परत में कुछ ग्रंथियां की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है। आप पेट में तो सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जिसको HCl कहते हैं, ठीक है। और पेट को इस एसिड से बचाने के लिए म्यूकस नाम की झिल्ली होती है, म्यूकस नाम की झिल्ली होती है जो पेट को कवर कर देती है, जैसे ऐसे पेट होता है। ऐसे होती है पेट और छोटी आंत से, तो इसका म्यूकस नाम का झिल्ली से ये कवर हो जाती है, जिससे HCl से हमको सुरक्षा प्रदान मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। अब बैकअप क्या है, कभी भी देखते होंगे पीसी को बैकअप करते हैं डाटा स्टोरेज, जैसे उसका कभी अगर लैपटॉप ख़राब हो जाए तो उसका जो भी डाटा हो वो सुरक्षित रहे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि सच नहीं है, तो सही बात है, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि होती है। यह कारोबार की नियंत्रण योजना का हिस्सा है, सही बात है। पीसी को नियमित रूप से चेकअप की आवश्यकता नहीं होती। अब पीसी को क्या नियमित रूप से चेकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, तो मतलब आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। हमसे सच नहीं है, गलत ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पिक्सल क्या है। आप कभी कोई फ़ोटो को देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसको देखते होंगे कभी कभी जूम करके देखते हैं, जूम इन करके देखते होंगे, एकदम पूरा बड़ा कर देते हैं और देखते होंगे कि फ़ोटो कहीं फट तो नहीं रहा है। तो वही जो दो पॉइंट के बीच की दूरी जितना कम होगा फ़ोटो उतना ही अच्छा आएगा। यदि 2 पॉइंट की दूरी ज़्यादा दूरी पे होगा तो फ़ोटो फटने लगेगा। इसीलिए जो होता है एकदम पास वाला जो होता है, 2 पॉइंट की दूरी एकदम पास होता है तो वो पिक्चर अच्छा होता है। तो
इसमें क्या पिक्सल क्या है, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर का रिजोल्यूशन ये है, इतना 2 बिंदु के बीच की दूरी है, कोई पिक्चर का ये है और कोई किसी का ये है, तो सबसे अच्छा पिक्चर क्वालिटी जो होगी इसकी होगी, उसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी, ठीक है। 1 नंबर पे ये, 2 पे ये और 3 पे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मॉड्यूलन का उद्देश्य है, मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉड्यूलन किसको बोलते हैं? मॉड्यूलन उसको बोलते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड को, एक मिनट, लो फ्रीक्वेंसी का साउंड को क्या कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड में बदल देता है, फ्रीक्वेंसी का साउंड में बदल देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि अगर हम यहाँ धीरे से भी बोले तो आपके पास, अगर आप दूर में स्थित है तो आपको वो आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबी दूरी पर निम्न आकृति की जानकारी को सक्षमता से संचालित करना। अब लंबी दूरी रहेगा तो उस तक तो मेरा आवाज़ पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि मेरा आवाज़ का फ्रीक्वेंसी लो रहेगा, तो उसी को लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देता है और उस तक हमारा आवाज़ को पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जाता है? अब देखिए कि फनल द्वारा किसको अलग कर सकते हैं, फनल द्वारा किसे अलग कर सकते हैं, फनल द्वारा किसको अलग कर सकते हैं? जो अघुलनशील पदार्थ हो, जो अघुलनशील पदार्थ हो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अघुलनशील पदार्थ कौन है। अल्कोहल पानी ये तो घुल जाता है, नमक और पानी ये भी घुल जाता है, अल्कोहल और आयोडीन ये भी घुल जाता है, लेकिन तेल और पानी घुलता है? तेल और पानी कभी नहीं घुलता है। इसीलिए फनल विधि द्वारा वैसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे में अघुलनशील हो, ठीक है। तो तेल और पानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संभारिक में डैश की संख्या समान होती है। अब देख लीजिए, जैसे संभारिक, जैसे पोटेशियम में क्या होता है, 18, 40, एक होता है 19, 40, एक होता है 20, 40, ठीक है। तो इसमें देखिएगा संभारिक में हमसे पूछा गया क्या समान होता है, तो देखिए इसका जो प्रोटॉन है 18 है, इसका 19 है और इसका 20 है, तो प्रोटॉन तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए। अब देखिए कि संभारिक में, और इसका इलेक्ट्रॉन भी तो इसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसी को बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। तो प्रोटॉन अगर इसमें 18, इसमें 19, इसमें 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 18, इसमें 19, इसमें 20 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। आयन तो इसमें है ही नहीं, आयन नहीं होगा। नाभिक देखिए, नाभिक किसको बोलता है, नाभिक किसको बोलता है, नाभिक बोलता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलता है नाभिक। अब न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे पता करेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से देखिए इसका द्रव्यमान संख्या ये होता है, ठीक है। तो पहला का द्रव्यमान संख्या में से 40 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से हम 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 22, ठीक है। नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ ठीक है ये, हाँ देखिए 22 आ गया। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 40 माइनस 19, इसमें आ गया मेरा 21, और इसमें कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 40 माइनस 20, इसमें आ गया 20। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या सब में 20, इसमें 20, इसमें 21 और इसमें 22 है। और हमसे पूछा गया संभारिक में क्या समान होता है, और हमसे द्रव्यमान संख्या जब पूछे तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो हमसे न्यूट्रॉन का तो सबका निकाल लिए हैं। अब देखिए पहला का प्रोटॉन की संख्या कितना है 18, दूसरा का कितना है, पहला का न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, पहला का ये निकाले थे 22, तो कितना हो गया 40, तो
तो ये द्रव्यमान संख्या हो गया। जो ऊपर में लिखा जाता है उसी को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा का भी द्रव्यमान संख्या यही 40 है और तीसरा का भी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो हमसे पूछा गया है कि संभारिक में क्या समान होता है, तो द्रव्यमान की संख्या। और द्रव्यमान की संख्या को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस। द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, नाभिक में ही होता है। तो हमसे इसका आंसर हो जाएगा नाभिक, क्योंकि देखिए एक स्लाइड लेते हैं, देखिए जैसे नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, समझ गए, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो हमसे इसी को बोला जाता है नाभिक, ठीक है। और यही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही हो जाता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीएनजी को भरा जाता है। अब देखिए कि सीएनजी को भरा जाता है, तो देखिए सीएनजी आपको पेट्रोल पंप पे भी मिल जाता होगा। सीएनजी या पेट्रोल को भरा जाता है, एक नंबर हो गया। सीएनजी और पेट्रोल को भरा जाता है किस विधि द्वारा, पंप पे मिल जाता है आपको, पंप भरण प्रणाली द्वारा, ठीक है। एलपीजी, अब दूसरा लिखिएगा, एलपीजी को भरा जाता है किस विधि द्वारा, एलपीजी को किस विधि द्वारा भरा जाता है, दाब भरण विधि या प्रणाली, बोलिए जो भी बोलिए, प्रणाली, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा गया है सीएनजी को भरा जाता है, सीएनजी को भरा जाता है, तो सीएनजी के बारे में क्या लिखे हैं, पंप भरण विधि द्वारा, पंप भरण प्रणाली द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। CO2 प्लस H2O बराबर क्या होगा। अब देखिए इसमें डायरेक्ट ही हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है, इसमें तो हाइड्रोजन है, इसमें है हाइड्रोजन 2, सी कितना है, सी इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें तो नहीं है, तो सी, और O कितना है, इसमें 2 और इसमें 1, 3, तो H2CO3 ये हो जाएगा। इसी को बोला जाता है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, समझ गए। ये हमारे खाना को तो पचा देता है लेकिन नुकसान भी करता है, समझ गए। चलिए ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।